कल्पना कीजिए कि आपके घर में आग लगती है, लेकिन आप नहीं चाहते कि उस आग को बुझाया जाए, पर फिर भी आग बुझाने वाले लोग आते हैं, आग को बुझाया जाता है और आग को बुझाते समय आपके घर से करोड़ों रुपए के नोट निकलते हैं। ऐसी ही एक घटना हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के साथ देखने को मिली थी। अब उनको ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन लगातार जो तमाम सोसाइटीज हैं, उनकी तरफ से डिमांड उठाई जा रही है कि उनको हटाया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में जज को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि वीडियो में हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खबर को लेकर के कि खबर हमारे सामने क्या निकल कर के आई है, क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। फिर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट शब्द जो है, उसका मतलब क्या होता है, उसके अर्थ क्या होते हैं, संविधान में कहाँ पर उसका ज़िक्र किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। फिर भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, संविधान क्या कहता है, न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है, उस पर बात करेंगे, प्रक्रिया क्या है, इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है, प्रक्रिया की सीमाएँ क्या हैं। तो तमाम जो बिंदु होने वाले हैं न्यायाधीशों को हटाने को लेकर के, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा, सवाल आपका प्रीलिम्स आधारित है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो आप सवाल को सॉल्व कर पाएँगे। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप जुडिशरी से इसको यानी न्यायपालिका से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार खबर हम देख लें। खबर पर हमने बात की है कि 14 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास में आग लगने की घटना जो है वो आपको देखने को मिली थी। इसके बाद जब दमकल कर्मियों ने उनके घर को जो है सुरक्षित किया, आग को बुझाया गया, तो प्लास्टिक बैग में आपको बहुत सारे पैसे देखने को मिले थे। इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को लेकर के बार-बार डिमांड जो है वो और ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो इसीलिए समझना इम्पोर्टेंट है कि आखिर न्यायाधीश को हटाने का प्रोसेस क्या होता है। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे। तो खबर हमने डिस्कस कर ली। अब एक बार हम देख लेते हैं कि महाभियोग का अर्थ क्या होता है, यानी कि इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है। महाभियोग की अगर आप बात करें, इसका मतलब बेसिकली यही है कि किसी व्यक्ति को उसके पद से हटाए जाने का जो लीगल प्रोसेस होता है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसको कहा जाता है महाभियोग। इसमें व्यक्ति को उस पद की शक्तियों और दायित्वों से मुक्त कर दिया जाता है, यानी कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मान लीजिए आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से अगर आपको हटा दिया जाता है, आपको हटाने का एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहा जाता है और इस प्रोसेस के माध्यम से आपकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। अब यदि आप भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान में मुख्य तौर पर 2 लोगों के लिए इम्पीचमेंट शब्द की परिकल्पना की गई है, 2 पदों के लिए। एक है आपके भारत के राष्ट्रपति और दूसरे हैं आपके भारत की जो अपर जुडिशरी है, उसके न्यायाधीश। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है कि संविधान में न्यायाधीशों के लिए महाभियोग शब्द का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि महाभियोग शब्द का जो जिक्र है वो केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए किया गया है। तो अगर आपके प्रश्न पत्र में सवाल आता है कि भारतीय संविधान में इम्पीचमेंट का शब्द का जो जिक्र है वो किसके लिए किया गया है, तो इम्पीचमेंट शब्द का जिक्र केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए है और न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको संविधान में रिमूवल के तौर पर लिखा गया है, तो उसके लिए इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये ओवरऑल हमने तमाम इंपॉर्टेंट बिंदु जो थे उसको समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अपनी। अरे केवल सर आप 1 मिनट सर, सेशन चल रहा है अभी थोड़ा-सा। लेकिन मेरा आना बहुत ज़रूरी था, बात ही ऐसी है। ऐसा क्या हो गया सर? देखिए, दृष्टि आईएएस अपने स्थापना के 25 वर्ष मना रहा है जी। और इसी के साथ-साथ होली के अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए थे सभी ऑनलाइन कोर्स 60% कम कीमत पर और ऐसा ऑफर पहली बार आया था। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने बाद में कहा कि सर हमें देर से पता चला या थोड़ी-सी देर हो गई, चूक गए वो और कमेंट आ रहे थे कि हमें एक मौका और मिलना चाहिए। जी, काफ़ी ज़्यादा डिमांड की जा रही थी इसको लेकर। बहुत ज़्यादा लगातार। तो इस बार हम आपके लिए एक लास्ट चांस लेकर आए हैं अगर आप इस खास मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। खास मौका क्या है? खास मौका ये है कि दृष्टि आईएएस के सभी ऑनलाइन कोर्स आपको 60% कम कीमत पर मिलेंगे और इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज़ हैं और जो बुक्स हैं, वो भी आपको 40% कम कीमत पर मिलेंगे। और 26 और 27 मार्च जैसा कि मैंने कहा ये लास्ट चांस है इतने बढ़िया ऑफर का। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठा लीजिए। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा मौका है हमारे साथियों के पास। लेकिन अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको संपर्क कहाँ पर करना है? सर कैसे संपर्क करना है? एक बहुत आसान तरीका है, करना बस उन्हें ये है, हालाँकि बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी है, उन्हें करना है कॉल 87501
87501। अगर वो इस नंबर पर कॉल करेंगे तो हमारे एक्सपर्ट उन्हें सही राय दे देंगे कि उन्हें करना क्या है, कैसे करना है और क्या उनके लिए ठीक रहने वाला है। चलिए, बहुत शानदार सर। और तो जो साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक इस पूरे ऑफ़र का लाभ नहीं उठाया है, उनके लिए एक लास्ट चांस है, बहुत अच्छा मौका है। 60% कम कीमत पर आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ मिल जाएँगे, 40% कम कीमत पर आपको किताबें और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएँगी। तो एक बहुत शानदार मौका है, बहुत अच्छा लास्ट चांस है। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं उठाया है, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस पर आप लाभ उठा सकते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 87501 87501। तो चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो दोबारा शुरू करते हैं। और हम थे कि भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि भारत में न्यायाधीशों को किस तरह से हटाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। लेकिन प्रोसेस पर डिस्कशन करने से पहले हमारा एक आधार भी है कि न्यायाधीशों को किस आधार पर हटाया जाएगा, यानी कि क्या-क्या बेस हो सकता है, किस बेस पर हम जो है रिमूव कर सकते हैं, उसकी अगर आप बात करें तो भारतीय संविधान में अगर आप देखें तो भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, वो आपको मिल जाएगी आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में, यानी कि क्लॉज 4 में। और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया आपको आर्टिकल 218 में देखने को मिलेगी। भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों न्यायाधीश जो हैं, उनको केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला है आपका प्रूवन मिसबिहेवियर, यानी कि अगर आप कोई मिसकंडक्ट करते हैं, कोई मिसबिहेव करते हैं, उसको अगर प्रूव कर दिया जाता है, तो आपको हटाया जा सकता है। या फिर आप इनकैपेबल हैं काम करने में, उसको भी प्रूव करना इंपॉर्टेंट है। तो 2 आधार संविधान में दिए गए हैं, दोनों आधारों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन-कौन से हैं। एक आधार है आपका प्रूवन मिसबिहेवियर, दूसरा आधार है आपका इनकैपेसिटी। इसके अलावा व्याख्या अगर आप देखें तो संविधान में इसकी व्याख्या नहीं दी गई है कि आपका प्रूवन मिसबिहेवियर का क्या मतलब है, यानी कि अगर सब आपको मिसबिहेवियर के आधार पर हटाना है तो मिसबिहेवियर की कैटेगरी में क्या-क्या शामिल किया जाएगा, वो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। तो ये पूरी तरीके से जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो आपके जज करने वाले लोग हैं, जैसे एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी पर हम बात करेंगे, तो वो कमेटी तय करती है कि बेसिकली आपका मिसबिहेवियर की कैटेगरी में क्या-क्या शामिल होता है। या इनकैपेसिटी की अगर आप बात करें तो इनकैपेसिटी की कैटेगरी में या अक्षमता की कैटेगरी में क्या-क्या शामिल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इसको लेकर के बहुत सारी व्याख्याएँ भी दी हैं, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन भी किया है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कदाचारण यानी जानबूझकर अगर आप कोई दुराचार करते हैं, जैसे आप भ्रष्टाचार करते हैं, अगर आप घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं या फिर आपकी ईमानदारी में कोई कमी पैदा होती है, इसको लेकर के आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल उठते हैं, आपकी नैतिकता पर कोई सवाल उठते हैं, तो ये जो है आपका कदाचरण यानी कि जानबूझकर किए गए अपराध की कैटेगरी में इसको शामिल किया जा सकता है। अक्षमता की अगर आप बात करें तो कोई शारीरिक तौर पर या कोई मानसिक स्थिति आपको ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से आप जो आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में अक्षम हैं, तो इन आधारों पर आपको हटाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान की बात करें तो वहाँ पर इन दोनों शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर इन दोनों शब्दों को समय से अलग-अलग जो केसेस हैं उसमें डिफाइन किया है। तो उसकी हमने बात कर ली है। आधार हमने देख लिए हैं। आधार के बाद अब एक बार प्रक्रिया क्या होती है उसकी अगर आप बात करें, तो इस संबंध में सरकार की तरफ से एक कानून लागू किया गया है। कानून का नाम है न्यायाधीश पूछताछ अधिनियम 1968। ये अधिनियम बेसिकली डिसाइड करता है कि भारत में अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना है, तो प्रक्रिया क्या होने वाली, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। क्योंकि अगर आप भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान में इतना लिखा हुआ है कि न्यायाधीश को हटाया कैसे जाएगा, किस आधार पर हटाया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं दिया गया। तो प्रोसेस कहाँ पर दिया गया है? प्रोसेस आपका 1968 के कानून में दिया गया है। अब इस प्रक्रिया की शुरुआत कैसे होती है उसकी बात करें कि अगर न्यायाधीश को हटाना है तो प्रक्रिया कैसे शुरू होगी, तो सबसे पहले इस संबंध में लोकसभा में एक प्रस्ताव आता है। लोकसभा में एक आपका प्रपोजल दिया जाता है, लेकिन प्रपोजल देने से पहले भी शर्तें शुरू हो जाती हैं। पहली शर्त यह है कि अगर आप लोकसभा में प्रस्ताव दे रहे हैं तो उस प्रस्ताव को कम से कम 100 सांसदों अगर आपका लोकसभा में है और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। जब तक आपके पास लोकसभा में 100 सांसद नहीं है, जब तक आपके पास राज्यसभा में 50 सांसद नहीं, क्योंकि राज्यसभा में स्ट्रेंथ कम होती है, तो जब तक आपके पास राज्यसभा में 50 सांसद नहीं है तब तक आप इस संबंध में प्रस्ताव भी पेश नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम प्रस्ताव पेश करने के लिए आपको 100 सांसदों की जरूरत पड़ती है। फिर इसके बाद अगर 100 सांसद उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो उस प्रस्ताव को पेश किया जाता है जो आपके सदन के प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, यानी कि जैसे लोकसभा के मामले में स्पीकर हो गए, राज्यसभा के मामले में सभापति हो गए। तो जैसे ही प्रस्ताव पेश होता है फिर उनके पास जाता है, वो इस संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, यानी कि अगर उनको लगता है कि ये प्रस्ताव ठीक है तो फिर वो उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
और अगर उनको लगता है कि ये प्रस्ताव गलत है, गलत तरीके से पेश किया गया है, इसमें कुछ भी सही फैक्ट शामिल नहीं है, तो वो उस प्रस्ताव को वहीं पर अस्वीकार कर सकते हैं और फिर उस प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए प्रस्ताव पेश होता है स्पीकर के पास, स्पीकर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा? तो अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं उस प्रस्ताव को, तो इस संबंध में एक जांच समिति बनाई जाती है, एक जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है। इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में मुख्यतः 3 लोग शामिल होते हैं, 3 मेंबर शामिल होते हैं। सबसे पहले जो मेंबर हैं वो हैं आपके भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो शामिल होते हैं, या मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो किसी अन्य जज को, जो सीनियर जज हैं, उनको नॉमिनेट भी कर सकते हैं। तो एक तो आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, दूसरा आपका हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो 2 मेंबर हो गए, एक आपका सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और एक आपका बहुत प्रतिष्ठित न्यायविद जो है, एक बहुत फेमस अगर ज्यूरिस्ट हैं तो उनको भी शामिल किया जाता है। तो टोटल 3 लोग जो हैं वो इस कमेटी में शामिल होते हैं। फिर जो कमेटी है, कमेटी इन आरोपों की जांच करती है, यानी कि अगर किसी न्यायाधीश को हटाया जाएगा तो हमने देखा था केवल 2 आधारों पर हटाया जा सकता है, एक प्रूवन मिसबिहेवियर और एक इनकैपेसिटी। फिर कमेटी जांच करती है कि क्या वो व्यक्ति जो है उस पर अगर बिहेवियर के आरोप लगे हैं तो वो आरोप ठीक हैं या वो आरोप गलत हैं। अगर इनकैपेसिटी के आरोप लगे हैं, अक्षमता के आरोप लगे हैं, तो वो आरोप सही हैं या फिर वो आरोप गलत हैं। कमेटी इस बात की जांच करती है और कमेटी जांच करने के बाद जो है सदन के सामने, संसद में अपनी रिपोर्ट पेश करती है। मान लीजिए संसद में रिपोर्ट भी पेश हो जाती है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इस संबंध में जो प्रस्ताव है और जो रिपोर्ट है, दोनों सदन के पटल पर पेश किए जाते हैं। लोकसभा में भी पेश होता है, राज्यसभा में भी पेश होता है, और दोनों सदनों के लिए अलग अलग इस प्रस्ताव को पारित करना अनिवार्य है। वो भी सामान्य बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव को केवल और केवल स्पेशल मेजॉरिटी के माध्यम से ही पारित किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब है? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि इस प्रस्ताव को कम से कम कुल सदस्य जो हैं उनके 50% से ज्यादा बहुमत प्राप्त होना चाहिए, टोटल मेंबरशिप का 50% से ज्यादा, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है, यानी कि जो लोग वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 बहुमत जो है वो प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर के इस प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। अब मान लीजिए लोकसभा से भी प्रस्ताव पारित हो जाता है, राज्यसभा भी प्रस्ताव पारित हो जाता है, इसके बाद ये पूरा प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति अंततः इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देते हैं और फिर इस संबंध में ऑर्डर पेश करते हैं कि वो जो जज हैं उनको हटा दिया जाएगा। और इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से किसी जज को भारत में हटाया जा सकता है। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देखा कि भारत में जज को हटाने का प्रोसेस क्या है, कब कब इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। सबसे मेन बात जो आपको याद रखना है वो ये है कि भारत में अभी तक एक भी जज को इस प्रोसेस से नहीं हटाया जा चुका है, नहीं हटाया गया है। प्रक्रिया भले ही शुरू हुई है, लेकिन ये प्रक्रिया कभी अंत नहीं हो पाई, कभी इस प्रक्रिया की समाप्ति नहीं हुई है, यानी कि कोई जज अभी तक भारत में नहीं हटा है। बहुत सारे लोगों पर ये आरोप लगे हैं, जैसे जस्टिस वी रामास्वामी पर 1993 में आरोप लगे थे, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप थे। 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन पर आरोप लगाए गए थे। 2015 में जस्टिस एस.के. गंगेले पर आरोप लगाए गए थे। 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा पर आरोप लगे थे। लेकिन ये आरोप कभी भी साबित नहीं हो पाए, या तो साबित नहीं हो पाए, या मतदान नहीं हो पाया, या साबित होने वाले थे लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। तो बहुत सारे केस थे, लेकिन अभी तक एक बार भी भारत में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि इस रिमूवल प्रोसेस से किसी भी जज को हटाया गया हो। तो ये हमने प्रक्रिया की बात कर ली है। इसके अलावा इस प्रक्रिया की सीमाएं क्या है, एक बार उसकी लिमिटेशन भी देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन जो आपने अब तक महसूस की होगी वो यही है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, अभी तक एक बार भी सफल नहीं हो पाई है। एक बार भी अभी तक किसी जज को नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया? क्योंकि प्रक्रिया बहुत कठिन है। हमने पहले ही देखा कि अगर आपको प्रस्ताव पेश करना है तो प्रस्ताव पेश करने से पहले ही आपको कम से कम 100 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, 100 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटी पार्टी तो इस प्रक्रिया को शुरू ही नहीं कर सकती। केवल वही पार्टी शुरू कर सकती है जिसके पास संसद में 100 से ज्यादा सांसद मौजूद है, या लोकसभा में 100 से ज्यादा सांसद मौजूद हों। तो प्रक्रिया बहुत कठिन है। फिर आपका स्पीकर के पास जाता है, स्पीकर उस पर अनुमति देते हैं, फिर कमेटी गठित होती है, कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आती है उस पर स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो बहुत कठिन प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल प्रक्रिया यहाँ पर बनाई गई है। फिर कई बार आपको राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलता है, राजनीतिक लेवल पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस पूरी प्रक्रिया के साथ। तो ये हमने रिमूवल का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस पे बात कर ली है। अब अंत में एक सवाल आपके लिए है, जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सवाल में आपसे पूछा गया है
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के दौरान गठित जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी भारत के कानून मंत्री और ऑप्शन डी एक प्रतिष्ठित न्यायविद। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और इसके साथ साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।